अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक चुना है और ख़वातीन के हवाले से ये टॉपिक है। तो तैयबा, मैं ये चाहूँगा कि चूँकि ख़वातीन के हवाले से टॉपिक को हमने चुना है और इंतहाई अहम टॉपिक है और इस पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है अपने सहाफ़ती करियर में भी कि इस किस्म के सोशल इशूज़ पर ना बहुत कम बात होती बहुत है। कम बात तो पहले होती तो है। मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये टॉपिक क्या है, फिर हम एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे इस पर के क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल उमर, ऐसा ही है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत ही अहम मौजू सेलेक्ट किया है और ठीक। जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। बात हो रही है ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हवाले से, जो एक बड़ा समाजी मसला है हमारे मुआशरे का, कि यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान में अपनी विरासत में से जो है वो हक नहीं दिया बिल्कुल जाता ठीक। है और इस चीज़ को बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है। अदालत ने जो है वो एक फैसला दरख्वास्त, एक फैसला जो है वो मुस्तरद किया है, जिस पर रिमार्क्स थे जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में हिस्सा ले लेंगी वो ठीक, लेकिन उसके बाद अगर उनकी मतलब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी जो औलाद है वो दावा नहीं कर सकती अपनी नाना की जायदाद में। इंतहाई अहम एक बिल्कुल मामला है कि जिसमें हक के विरासत का ये केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिस पर फैसला आया कि ख़वातीन को विरासत में हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा और जिंदगी के बाद उनके बच्चे, क्लैरिफाई इसको ये करता हूं, उनके बच्चे जो हैं वो ये हक क्लेम नहीं कर सकते और अगर तो हक लेना है तो जिंदगी में लेना होगा। अब्दुर्रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, टैलेंट न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। रहमान साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। इमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक काफी अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पहले तो ये बताइए कि ये असल में केस था क्या और फैसला, फिर जजमेंट के बारे में भी जरा हमें गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा फैसला है जिसके आइंदा आने वाले दिनों में हमारे मुआशरे पर बड़े दूरस असरात मुरतब होंगे। इस बेंच जिसकी सरबराही जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, इसमें खातून जो है वो अपनी जिंदगी में जो है विरासत की अपनी जायदाद की विरासत के हवाले से उसने कोई दावा नहीं किया था, जिसके बाद वो फौत हो गई और उसके जो बच्चे थे वो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया, जबकि हाई कोर्ट ने जो है उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वो अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क दिए कि जो विरासत की मुंतकली है वो खातून अपनी जिंदगी में ही इसकी दावेदार हो सकती है। अगर वो इस चीज की विरासत का दावा करती है और ये कहती है कि मुझे विरासत अपने बाप की जो जायदाद है उसमें से हिस्सा दिया जाए, तो उसको हिस्सा मिलेगा। अगर वो फौत हो जाती है तो इस सूरत में उसकी जो औलाद है वो इसका इस्तेहकाक नहीं रखती है। इस फैसले के बड़े दूरस असरात मुरतब होंगे। इस फैसले के जो है बहुत से मनफी और मुस्बत असरात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ताहम जो मजमूई तौर पर जो मुस्बत पहलू है मैं उनका तज़किरा कर देता हूँ कि इस फैसले से जो है अदालतों पर बिला जवाज जो है मुकदमात का बहुत बड़ा जो दबाव है वो हट गया है और बहुत सारे मुकदमा जो इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है, वो आइंदा चंद दिनों में इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है वो निपटाए जाएंगे। दूसरा ये भी बताता चलूँ कि इस फैसले का एक और जो मस्बत पहलू है वो ये है कि जो खवातीन हैं उनको जो जहेज दिया जाता है, जो कि एक हमारे मुआशरे का नासूर है, और खातून को जहेज देने के बाद जो है वो ये जायदाद और विरासत में से हिस्सा देने के हवाले से टाल मटोल से काम लिया जाता है। उसकी हौसला शिकनी इस सूरत में होगी कि जब बाप को पता होगा या भाई को ये पता होगा कि विरासत में उसकी बहन का हिस्सा है, और बाप को भी ये पता होगा कि उसने अपनी बेटी को विरासत में से हिस्सा देना है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो जहेज की जो रस्म है उसकी हौसला शिकनी करेंगे और विरासत की तरफ जो है वो जो शरई हक है उस खातून का उसकी तरफ लौटेंगे। ताहम इस फैसले के जो है वो मनफी जो पहलू है वो जो मेरी नज़र में ये है कि इस फैसले से जो है
जो एक शरई हक है इसका जी ठीक है अब्दुर्रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अब्दुर्रहमान साहब बता रहे थे कोर्ट के फैसले के हवाले से कि बेसिकली असल में केस क्या था, और उसमें जो है वो केस एक शहरी ने दायर किया था कि उनकी वालिदा का जो है वो हक दिया जाए। जी बिल्कुल, पेशावर का वो केस था और वो खातून की डेथ के बाद जो है उसके बच्चों ने दावा किया था अपनी क्लेम करने का, अपनी विरासत का, उनकी माँ का जो हक था, लेकिन उस पर जो अदालत का कानूनी जो कार्रवाई हुई और अदालत ने वो जो उनकी दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। बहुत से मामला देख के ही फैसला किया होगा अदालत में, क्योंकि कानून में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई खातून अपनी कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर कोई खातून अपने वालिद की जायदाद से हिस्सा मिलने से पहले ही वफात पा जाए तो उसके बच्चे अपने नाना की जायदाद में हिस्सा लेने के अहल होते हैं। अब ये जो केस था इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो मे बी कोई और हो जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया हो, या कि वो झूठे तरीके से क्लेम करना चाह रहे हो जिसके बायस अदालत ने ये फैसला किया हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और इसमें बहुत से डाउट्स आते हमें अपने जस्टिस के जो सेटअप है उस पर जो है वो पूरा एतमाद है कि पूरा मेरिट पर है कि फैसला किया गया है, और इस पर जो है वो बात भी होनी चाहिए जो कि हम कर रहे हैं। बज़ाहिर जो मीडिया की नजर हो रही है बातें उस पर हम के बज़ाहिर ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो माहिरीन की राय लें, और इसमें हमने जो है वो माहिरीन की राय लेने का सोचा भी है ताकि आवाम के लिए मामला जो है वो काफी क्लियर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और जब कानूनी मामलात की बात होती है, खवातीन के हकूक की बात होती है, तो बहुत सारे अफराद जो हैं वो टाल मटोल से काम लेते हैं। हमारे माशरे का यही अलमिया है कि जब जहेज की सूरत में एक अमाउंट जो है वो बेटी को दी जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जो हक है उससे दस्तबरदार हो जाए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसको बहुत ज्यादा खुदगर्ज समझा जाता है और माशरे में जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इवन जो फैमिली है वो बहुत गलत समझती है। मैं तो ये समझता हूँ कि जितना बेटे का हक है उतना बेटी का हक है, और जो है वो अगर तो बेटा अपने वालिद की जायदाद में, वालिदा की जायदाद में अपने आप को हकदार समझता है तो वो भी तो उनके ही बच्चे हैं ना, बेटी भी तो उनकी है। बिल्कुल, यही अहम मौजू जो है वो यही बात डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो समाजी कारकुन है सुमेरा आबिद साहिबा हैं। सुमेरा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, वेलकम करते हैं। सुमेरा, बात हो रही है खवातीन की विरासती हकूक के हवाले से, तो हमारे माशरे में जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो जो रकम जहेज के तौर पर उसको उस पर खर्च की जाती है, फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इससे हिस्सा जो है वो दस्तबरदार हो जाए अपने हिस्से से। भाई जो है वो बाज़ औक़ात जो है मोस्टली हमारे माशरे में ये देखा गया है, तो किस नज़र से आप देखती हैं इस सारे सिलसिले को? जी बुनियादी तौर पे हमारा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, और जब इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है इसकी आइन की पहली शिक है कि हाकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला की है। तो जब अल्लाह जो है उसकी हाकमियत अल्लाह के काम जो है इस सिलसिले में मद्देनजर रखे जाएं, तो ये जो जहेज देने वाली बात है ये तो हमारे यहाँ बड़े सगीर की मुआशरत की वजह से हिंदुओं की मुआशरत का असर है जो हमारे मुआशरे में भी दर आया है। अदरवाइज जो है हमारा इस्लामी एक काम तो ये है कि खातून के लिए जो है मुकम्मल हुकूक की वजाहत की गई है। माँ के हिस्से की, बेटी के हिस्से की, बहन के हिस्से की, बीवी के हिस्से की, हर एक की वजाहत अलग अलग सूरह निसा में मौजूद है। बिल्कुल सही। सुमेरा, सुन पा रही है मेरी आवाज? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है खवातीन को विरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा, और कुछ कानूनी माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कानून में ये रिलैक्सेशन भी मौजूद है। कानून ये भी कहता है अगर कोई खातून अपने वालिद की जायदाद से हिस्सा मिलने से पहले वफात पा जाए उसके बच्चे अपने नाना की जायदाद में से हिस्सा लेने के अहल होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये जजमेंट जो अब आई है तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने इस पर जो मजहबी हवाले से जो तहकीक की है तो मेरे सामने यही बात आई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बुनियाद बनाया है तो इस बात को बनाया है कि दादा की जायदाद जो है उसमें हिस्सा, यानी कि सिर्फ नाना की, ये लड़की के लिए नहीं है, ये लड़की के लिए भी यही है। जी सुमेरा, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। सुमेरा साहिबा से राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा कि राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। जो ही राब्ता बहाल हो गया सुमेरा में दोबारा ज्वाइन करेंगी। और फिल वक्त सुमेरा भी यही कह रही थी कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मामला देखकर ही जो है वो बात की है, और शरीयत भी ये कहती है कि हिस्सा तो बहरहाल खातून का होना चाहिए। उन्होंने भी बेसिकली दादा और नाना की जायदाद का इशू है बेसिकली जो है
صحیح بالکل. اور ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست بھی ہیں کہ اگر حصہ ہے تو ہے. بعض اوقات عمر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, آپ ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں ہمارا حصہ بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں, بہت سے حالات آڑے آ جاتے ہیں. جو ہے وہ خاندان ہے, ظاہر ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, خاندانی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک محبت کا جو معاملہ ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے نا. سمیرہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. سمیرہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. سمیرہ صاحبہ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے یہاں سے لیا ہے کہ ہمارے مذہبی علماء زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ جب باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی اولاد جو ہے وہ دادا کی جائیداد میں سے حصہ دار نہیں ہو سکتی ہے. مولانا مودودی کی رائے بھی یہی ہے, اور مولانا مودودی نے اس نے کہا ہے کہ سلف و خلف سب کا اس پہ اتفاق ہے. اس میں جو مختلف رائے اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ غامدی صاحب نظر آتی ہے, انہوں نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے, اور اکا دکا اور ماہرین نے انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. ان کا ڈائریکٹ حکم نہیں ہے, یہ جو ہے علماء کا جو ہے اس پر اجماع ہے کہ ایسی ہی سچویشن ہوگی. تو جہاں تک دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ نے جو موجودہ احکامات تھے ان کے مطابق رائے دی ہے, لیکن اگر ہم غامدی صاحب کی رائے اور ان کے جو ہیں دلائل کو اہمیت دیں تو ایسی صورتحال میں جو ہیں ہم بیٹے اور بیٹی یعنی کہ پوتی اور نواسے نواسی دونوں کو جو ہیں جائیداد میں حصہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, کیونکہ غامدی صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ باپ کی موجودگی میں, باپ کی عدم موجودگی میں یا ماں کی عدم موجودگی میں نواسا یا نواسی یا پوتا یا پوتی جو ہیں وہ اقرب میں شمار ہوں گے, اور پھر جب وہ اقرب میں شمار ہوں گے تو ان کی حیثیت جو ہے قانونی وارث کی ہی ہوگی. تو اس لیے میری رائے میں جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اب موجودہ دور کے علماء دین جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ غور و فکر کریں اور اس میں دیکھیں کہ کس حد تک گنجائش موجود ہے, تاکہ کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بیٹیاں چپ ہو جاتی ہیں اور یا جو ہے بعض اوقات قدرتی طور پر جو ہے ان کی وفات پہ ہو جاتی ہے, چپ کرا دیا جاتا ہے. جی جی سمیرہ بھائی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سمیرہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بات کو کبھی جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ بات کو دبا دیا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے. پریشرائز کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ واسطے دیے جاتے ہیں رشتوں کے, اور بڑی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے یہی کہوں گا کہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک علامہ صاحب بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے ان سے بھی جانیں شریعت کے حوالے سے بھی ہم جان سکیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ خواتین کو وراثت میں حق اپنی زندگی میں لینا ہوگا. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اور طیبہ آپ کا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یہ ایک معاملہ جو ہے نا یہ بڑا ایک مطلب معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں خود اپنی رائے اس میں دینا نہیں سمجھتی کہ مطلب ملنا تو چاہیے حصہ, بالکل ایسا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں اگر بچے اس چیز کو کلیم کرتے ہیں تو پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ پھر جو بھی ہیں والدین ان کو اپنی زندگی میں ہی یہ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے, کیونکہ بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی فیملی ٹرمز خراب ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں, بہت سارے پھر عدالتی جو قانونی معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو لے کر چلنا فیملی کے ساتھ, جو اس طرح کے مقدمے ہیں ان کو سال ہر سال لڑنا, کتنا وقت اس پہ ضائع ہوتا ہے اور کتنا زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے, میرا نظریہ یہ ہے عمر کہ اپنی زندگی میں اس طرح کے ڈیسیژنز, اتنے بڑے جو ڈیسیژنز ہیں, تاکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بعد میں اس طرح کے مسائل کو فیس نہ کر سکے. بالکل ٹھیک بجا فرما رہی ہیں آپ, اور میرا بھی بیسیکلی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ والدین کو زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ ان معاملات کو حل کر لینا چاہیے تاکہ ان کی فوات کے بعد جو ہے وہ معاملات پیچیدہ نہ ہوں اور بچے آپس میں لڑے نہ. اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ مقدمات کیسز بھرے پڑے ہیں. بالکل عمر, پراپرٹی کے جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, جو مقدمے ہیں, وہ سال ہر سال چلتے ہیں جب تک مطلب ان کا کوئی سلوشن نہیں پراپر نکل پاتا ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. پھر مطلب اگر تو خاتون اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات سے, اپنی پراپرٹی یا اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہتی ہے تو وہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کو پریشرائز کرنا بھائیوں کی طرف سے کہ جی اپنا حصہ چھوڑ دو یا مجھے گفٹ کر دو. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے, بھائی کہتے ہیں جی مجھے اپنا حصہ گفٹ کر دو,
बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कहते हैं कि मुझे अपना हिस्सा गिफ्ट कर दो भाई। इसी पर बात करेंगे और मजहबी रहनुमा की राय भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको रोशन पाकिस्तान में दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहाँ से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाजरीन, रोशन पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हवाले से। तो इसमें मजहबी नुक्ता नज़र भी शामिल होना चाहिए, मजहबी नुक्ता नज़र शामिल होना चाहिए। और अलामा शफात रसूल साहब मारूफ आलिम दीन है, इन्होंने मैं ज्वाइन किया। अलामा साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अलामा साहब मुझे ये बताइएगा, आज हमने जो है वो बात कर रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, और एक केस की जजमेंट आई है कि ख़वातीन को विरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है और इस पर राय जो है वो उलमा कराम की राय में भी तजाद है। कुछ कहते हैं कि जी जजमेंट ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक, बच्चे बाद में भी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। तो हमें ज़रा मुफस्सल तरीके से बताइएगा कि आखिर ये मामला है क्या और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा तो हुकूक और फ़राइज़ का तयन फरमा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी हर रिश्ते की निस्बत से हुकूक का तयन अल्लाह ताला ने कुरान में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान भी फरमाया और वज़ाहत भी फरमा दी। बेशक। अब आपका जो सवाल है वो गालिबन ख़वातीन के हुकूक के हवाले से है। इस हवाले से ख़वातीन का एक तो वो हक है कि जो उसके माँ बाप की जायदाद में है, अगर वालिदैन या बाप अपने ज़िंदगी में चाहे तो अपने बेटों और बेटियों जो उसके वारिस हैं उनको दे सकता है, लेकिन अज़रू शरा जो वो उनको देगा वो वरासत नहीं कहलाएगी। वरासत नहीं बल्कि हिबा कहलाएगा, तोहफा कहलाएगा, हदिया कहलाएगा। अगर कोई बेटी या बेटा बाप से कहता है कि कुरान के फैसलों के मुताबिक मुझे अपनी वरासत में से अपनी ज़िंदगी में दे दें, तो ये मुतालबा ही गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ वरासत को तकसीम करने के उसूल बयान फरमाए हैं वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, मिम्मा तारकल वालिदैन, के वालिदैन जो दुनिया से छोड़ जाएं। तो जब बाप जिंदा है तो उसका जो माल है, उसकी जायदाद है, वो वरासत का हुक्म उस पर लग ही नहीं सकता। जब उसे हम वरासत नहीं कह सकते तो फिर वरासत के उसूलों के मुताबिक उसे तकसीम नहीं कर सकते। और ना ही किसी बेटे को ना ही किसी बेटी को इस बात का हक शरीयत देता है कि वो बाप से कहे कि अपनी ज़िंदगी में वरासत के उसूल के मुताबिक अपनी जायदाद को तकसीम कर दें। हाँ, मुतालबा इस अंदाज में हो सकता है कि बेटा है या बेटी है, वो चाहता है कि मैं अपने बाप से कुछ लेकर अपने आप को कुछ ज़िंदगी में सहूलतें पैदा कर लूँ, अपनी ज़रूरतें पैदा करने के लिए कोई सेटअप बना लूँ, कोई कारोबार कर लूँ। तो इस हवाले से अगर कोई बेटा और बेटी बाप से मांगते हैं तो उनको मांगने का हक है, लेकिन बाप फिर भी पाबंद नहीं है कि वो उनको दे। एक होता है कानूनी तौर पर पाबंदी, शरी तौर पर पाबंदी वो नहीं है। अगर बाप उनको कुछ देगा तो शरीयत के हवाले से उसको हिबा कहते हैं, और हिबा के हवाले से कुरान और हदीस में है कि आप माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपने जायदाद में से कुछ हिस्सा बतौर तोहफतन हिबा और हदिया के तौर पर अपनी औलाद को भी दे सकते हैं, अपनी बीवी को भी वो दे सकता है, और अपने बीवी बच्चों के अलावा भी अगर किसी को कुछ देना चाहे तो वो दे सकता है। बिल्कुल सही। अलामा साहब बताइएगा, सवाल ले लीजिएगा।
अगर कोई खातून जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो विरासती उसका हक़ है उससे दस्तबरदार हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो औलाद क्लेम करती है और इस तरह का कोई रिटन नोटिस नहीं होता है, तो फिर क्या मामलात होते हैं? यानी कोई बेटी दस्तबरदार हो जाती है बाप की जायदाद से? जी, तो उनकी जो औलाद है बाद में वो किस तरह से उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिटन प्रूफ नहीं है, कोई साइन नहीं हुए हुए, तो क्या बेसिकली इसको इस तरह से कर लीजिए कि क्या जब वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं तो बेटी जो है वो जो जजमेंट आई है उसके बिहाफ में सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो बेटी जो है वो अपने वालिदैन की जायदाद को क्लेम कर सकती है, और अगर बेटी क्लेम नहीं करती तो बेटी का भी इंतकाल हो जाता है तो जो बेटी के बच्चे हैं वो अपने नाना की जायदाद को क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह का मामला पाकिस्तान की अदलिया की ज़िंदगी में आज से कई अशरे पहले पेश आया था, जिसमें यतीम पोते की वरासत का सवाल था। और आपने जो सवाल किया है वो गालिबन यतीम यानी नवासा माँ के मरने पर न हम यतीम नहीं कह सकते, शरई तौर पर हम उसे नवासा कहेंगे। वो अपने नाना की वरासत से हक रखता है लेने का या नहीं रखता जी। अब इसमें बड़े एक अलमिये की बात है और ये इसको बैठ के हल करना चाहिए। हमारे वकला बैठे हैं, हमारे जजेस बैठे हैं, हमारे उलमा और मुफ्तियान बैठे हैं, इस मसले को हल करें कि पाकिस्तान का कानून यतीम पोते को वरासत देता है, लेकिन हमारे जो उलमा का फतवा है उसके मुताबिक यतीम पोता हो या नवासा हो जिसकी माँ मर गई हो दुनिया से, वो अपने नाना और दादा की वरासत से हिस्सा नहीं ले सकते। सही। अब ये जो कंफ्यूजन है या ये कॉन्फ्लिक्शन है, ये जो टकराव है, इस टकराव को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम हल्लो अक़द अहबाब जो हैं, अहबाब हल्लो अक़द बैठे हैं, जो कानून को जानते हैं, जो शरीयत को जानते हैं। बिलखुसूस इस हवाले से हमारी इस्लामी नज़रियत की कौंसल, उसको इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि 70 साल में हम आज तक यतीम पोते की वरासत का नहीं फैसला कर सके, ऐसा फैसला है जिस पर उम्मत मुत्तफिक हो। बिल्कुल सही। कानून तो है पाकिस्तान में जी। कि आपको यतीम पोता जो है अपने दादा की वरासत लेगा जब उसका दादा दुनिया से रुखसत होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी अहसन तरीके से अल्लामा साहब ने भी बात को समझाया और मेरा ख्याल में समझ आ गई होगी जो हम समझाना चाह रहे थे लोगों को कि मामला जो हैं वो इसको शरई तौर पे देखना होगा और कानून को मिलकर। अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो ये है कि तमाम उलमा को और जो कानूनी माहिरीन हैं, बिल्कुल वकला को, जजेस को बैठकर जो है वो इस मामले को सुलझाना होगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और बाज़ औक़ात जो है वो जब अपनी ज़िंदगी में इस तरह के फैसले नहीं किए जाते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। ठीक है, हम ये इसी पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो प्रोग्राम की एंडिंग की जानिब जाएंगे कि मामला जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और बेहतरी की जानिब जाएंगे और रोशन पाकिस्तान में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे। बिल्कुल जी, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा इस हवाले से और इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।